गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको पर्वत बताया था और बताया था कि जितना पर्वत आप जानते रहोगे उससे बेहतर उतना बेहतर आप नदियां जान पाओगे। तो आज की वीडियो में हम नदियों की बात करेंगे, लेकिन पर्वत आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे तभी ये नदियां अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं नदियाँ। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में नदियाँ जो दो बहती हैं वो दो प्रकार की हैं। एक है हिमालयी नदी और एक होती है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो तीन तरह से जल से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से घिरा हो। तो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है। देखो, इधर जल है अरब सागर, इधर जल है बंगाल खाड़ी, इधर जल है हिंद महासागर। तो नीचे भी जल है, बगल में जल है, इधर बगल जल में है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और खाड़ी क्या बोलते हैं? जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, एक तरफ से जल से घिरा हो, उसे खाड़ी बोलते हैं। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। याद रहेगा। तो ये अरब का प्रायद्वीप है। तो इसमें जो नदियां बहेंगी इनको प्रायद्वीपी नदियां बोलेंगे। ऊपर तो देखो, उधर ऊपर तो जल है नहीं, आप भारत का मैप जानते हो। तो ऊपर जो नदियां, ऊपर हिमालय है। अगर आप पर्वत वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर हिमालय है। तो हिमालय से बहने वाली नदियों को हिमालयी नदियां, नीचे बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपी नदियां। तो अब हम क्या बताएंगे इसमें कि जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां हमेशा सदा नीरा होती है। आप जानते हो कि हिमालय एकदम बर्फीला है, बर्फ से एकदम ढका पड़ा है। तो बर्फ क्यों जमते हैं? औसतन पृथ्वी तल से 4400 मीटर ऊपर जाने के बाद पानी पानी न रहकर बर्फ बनने लगता है। और आप पानी को जानते हो, पानी ऐसा है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी बन जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता भी रहता है, उसे जमता है, उसे पिघलता रहता है। इसका मतलब हिमालय में बर्फ जमते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। पिघलेंगे तो पानी बनेंगे, पानी बन के कहीं इकट्ठा होंगे नदियाँ बना देंगे। इसलिए हिमालयी नदियाँ, इधर से ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं। और इधर प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, ये जो है पुरानी नदियाँ हैं। हिमालय नया है। आप पर्वत वाला देखोगे तो आपको पता चलेगा हिमालय नवीन वलित पर्वत है, इसलिए उसकी जो नदियां हैं वो भी नई नई हैं। वो एकदम जवान जवान है। हिमालय जवान है तो उनके बच्चे भी जवान हैं। लेकिन ये एकदम पुराना, बहुत पुराना भाग है, बहुत पुराना भाग है। इसलिए इनकी नदियां भी बहुत पुरानी पुरानी हैं। तो इन्हें, इसमें कुछ नदियों का नाम बूढ़ी नदियों के नाम से मिलेगा, बूढ़ी गंगा, क्योंकि एकदम बुढ़ी हो चुकी हैं। इनमें जवानी नहीं रही, इसमें रेस नहीं रहा। इधर की नदियां तेजी से एकदम काटते छाटते फाड़ते हुए निकलती हैं, ये हिमालय की नदियां। और इधर की नदियां आराम से आराम से, जैसे बुढ़े लोग आराम से चलते हैं ना लाठी लेके, वैसे ये लोग एकदम आराम से चलते हैं। और ये वाली नदियां एकदम से बैठ के निकलती हैं, जिधर से चाहेंगे तब फाड़ते हुए निकल जाती हैं। गंगा नदी देखो, ब्रह्मपुत्रा के देखो, इधर देखो यमुना के देखो, काटती छाटती इतना बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऐसे लुढ़काते हुए निकाल के लाती हैं। ऊपर से काटते काटते लास्ट में इतना बड़ा बड़ा बचता है, जिसे हम भगवान बना के अपने मंदिरों में रख लेते हैं। ठीक है, यही लोग काट काट के लाते हैं। तो इधर की नदी एकदम जवान है, एकदम गर्म खून है। इधर की नदी एकदम हो गई, खत्म है इनका जीवन। तो ये पुरानी है, ये नई है, याद रहेगा ना। दूसरा, ये नदियां नई हैं तो इनमें बर्फ आज जम रहा है तो रोज बर्फ जमता है, हमेशा पिघलती रहती है, इसलिए इसमें पानी कभी कम नहीं होता है। गंगा नदी में पानी खत्म नहीं होता, कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ये नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं, इसलिए हिमालयी नदियों को सदा नीरा कहते हैं। हमेशा उसमें पानी हरा भरा रहता है। लेकिन ये नदियां एक समय बाद सूख जाती हैं, तो इन्हें सदा नीरा नहीं कह सकते, याद रहेगा ना। और और तो हम इन नदियों के बारे में पता करेंगे। तो थोड़ा सा अंतर अगर आप जानते रहो तो आप बेस बना सकते हो। उन्हीं नदियों पे बांध बनाते हो, उन्हीं नदियों के किनारे जो अभ्यारण्य होते हैं, बस आप जानते रहो, आराम से कर जाओगे। ठीक, तो चलिए शुरू कर लें। तो ये तो आपको थोड़ा सा अंतर मिल गया। चलिए नदियाँ शुरू करते हैं वाला। इसका मतलब कि आपको पर्वत की जानकारी होनी चाहिए, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम नदियाँ बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ा सा रिविजन करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने कल मतलब पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, याद है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है केटू या फिर गार्डविन आस्टीन, जो आपको मिलेगी काराकोरम रेंज में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर था। याद है, ये भी याद है, दिख रहा होगा, ये स्पष्ट दिख रहा होगा। तीसरा बताया था कि भारत में अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो पहले सुन लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में है, केटू गार्डविन आस्टीन जिसे बोलते हैं। और पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी केटू होगा यहीं पर, लेकिन वो हिमालय की नहीं है, ध्यान रखना। हिमालय यहाँ शुरू था, पिछले वीडियो में बताए थे। दूसरा, अगर क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आंसर होगा कंचनजंगा में है, सॉरी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। आंसर क्लियर है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टीन, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, याद रह जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी यहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ी थी, उसमें अनाईमुदी थी, बताए थे। तो 4 क्वेश्चन आपको हमेशा याद होने चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी पर, अनाईमुदी जो है कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है।
ये इतना हमेशा याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इधर का आज का देखते हैं। आज की नदियां हैं, ध्यान समझिएगा, पर्वतों के आसपास नदियां, और आपके पेट के सिलेबस में नदियां ही तो मुख्य हैं। नदियां हैं, पर्वत हैं, तो पहले पर्वत पठार तो बता दिए थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जो पिछले वीडियो में मैंने जितना कवर किया था पर्वत पठार उतना बहुत है। आज हम कवर करेंगे नदियां। नदियां सबसे नीचे शुरू करते हैं, पर्वत भी पठार हमने शायद नीचे से ही बताया था आपको, तो इसको भी देख लेते हैं। नदियां नीचे शुरू करेंगे और ऊपर तक कवर कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, देखिएगा, ये जो सबसे नीचे आपको दिख रही है ये वाली नदी, ये तमिलनाडु में बहती है, इसका नाम है वैगई नदी। और कहाँ गिरती है, ये देखो थोड़ा सा गड्ढा है ना, गड्ढा मतलब खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी क्या होता है, जो तीन तरह से स्थल से घिरा हो, जैसे कि ये मैं स्थल बना रहा हूँ, देखो ये, अगर ये इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है और इधर जल है ना, तो ये क्या बोला जाएगा, खाड़ी। तो खाड़ी वो होता है जो तीन तरह से स्थल से घिरा हो, एक तरफ से जल से लगा हो। इधर देखो ये गड्ढा है यहाँ पे से थोड़ा सा, तो यहाँ जो गड्ढा है ना, इस गड्ढे को बोलते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी, यही पाक जलडमरू मध्य, यहीं श्रीलंका है बगल में, आप जानते होंगे। तो मैं अभी इस बार नहीं बनाया, पिछली बार बनाया था मैंने। तो ये वैगई नदी है, और वैगई नदी कहाँ निकलती है, तमिलनाडु के एक पारुसाद पहाड़ी है, पारुसाद पहाड़ी से निकली है वैगई नदी। और जानते हैं वैगई नदी के किनारे है मदुरई शहर, ये आपको याद रखना है। वैगई के किनारे कौन सा शहर है, मदुरई शहर है, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं। मदुरई कहाँ है, किस नदी के किनारे, क्वेश्चन आता है मदुरई किस नदी के किनारे है, तो वैगई नदी के किनारे। क्या बोलते हैं, त्योहारों का शहर बोलते हैं उसे, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। और तमिलनाडु में एक स्थान है शिव काशी, सुने हो क्या, पटाखों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पटाखों अक्सर वहाँ पर बहुत कभी कभी विस्फोट होता है, बहुत लोग मरते रहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में ही एक शहर है शिव काशी, वहाँ पटाखों का कारोबार बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया वैगई। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर से है, ये वैगई था, मैंने बना दिया था, इधर देखो ऐसे गया था। और वैगई के बगल, वैगई के पास कौन है, मदुरई है, ठीक है। तो ये गड्ढे में गिरती है, तो ये पाक की खाड़ी बोलते हैं जहाँ गिरती है। दूसरा अगर इधर देख लेंगे, ये देखो, ये एक नदी है, इसका नाम है, केरल से निकलती है, केरल से, केरल के पास एक पेरियार झील है, तो पेरियार झील के पास से निकलती है, ये कौन सी नदी है, ये है पेरियार नदी। नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी है। और जानते हैं ये केरल की सबसे पवित्र नदी है, केरल की सबसे पवित्र नदी है, इसका नाम है पेरियार नदी। इसकी दो सहायक नदियां हैं, पंबा और कक्की। यहाँ देखिए, देख लो, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि पेरियार की दो सहायक नदी हैं, पंबा और कक्की। आप जानते होंगे केरल में नाव का दौड़ होता है, कभी आप किताबों में देखे होंगे, ऐसा चित्र देखे होंगे, एक बड़ी सी नाव होती है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक किनारे तक ऐसे लोग बैठे रहते हैं ना, और ये सब नौका दौड़ करते हैं। तो यहाँ पर होता है, इस नदी पंबा नदी में भी नौका दौड़ होता है, ठीक है। एक वेम्बनाथ झील है केरल में, उसमें भी नौका दौड़ होता है, याद रहेगा ना, इसको याद रखना। और एक बात और, पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है। इसी नदी पे एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है पेरियार बांध, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ, पेरियार अभ्यारण्य भी है, जीव अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य यहीं पर है, याद रहेगा। तीन चार चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार झील, पेरियार नदी, और इसकी सहायक है पंबा कक्की, और ये पवित्र, केरल की सबसे पवित्र नदी है। इतना याद रहेगा ना, याद तो रहेगा ही। अगला देखो, ये दूसरी नदी जो यहाँ से है, कर्नाटक के कुर्ग से निकला है। कुर्ग आप जानते हो कर्नाटक में है, कर्नाटक के कुर्ग से निकला है, इसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग से निकली है, ठीक है। और आप सुने होंगे, कर्नाटक में एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, उसी कर्नाटक के कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से ये निकली है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। और कावेरी नदी में जो जल आता है मुख्यतः चार जगह से आता है, इसलिए बड़ा विवाद में रहता है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों में है, तो जहां से जल आएगा वहीं में से विवाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जल विवाद का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे कि अब एक नदी कोई बह रही है, आपके यहाँ से पानी ज्यादा बढ़ रहा है, बारिश ज्यादा हो गया, तो आपने उसी नदी में पानी लगा दिया, चला गया पूरा पानी, आप डूबने से बच गए। लेकिन क्या हुआ कि कल को पानी कमी हो गई, तो आपने नदी पे ही पूरा बांध बना के पूरा पानी रोक के अपना यूज कर लिया। तो अब जब बाढ़ आई तो आपने पानी छोड़ दिया, दूसरे के यहाँ से निकला, लेकिन दूसरे को भी पानी की जरूरत है, आपने सारा पानी यहीं रोक लिया, तो उसको समस्या नहीं होगी। बोले जब ज्यादा होता तो मेरे यहाँ भेज देते हो, जब कम होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए विवाद चलता है राज्यों के बीच में। तो कावेरी नदी में चार जगह से पानी आता है, इसलिए चारों के बीच में विवाद रहता है। उन चारों के नाम आपको जानने हैं, कौन कौन से, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी आप जानते हो। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में, उसमें चार जिले हैं, तीन राज्यों में है। एक जिला आपको मिलेगा यहाँ पर केरल में, माहे बोलते हैं उसको। दो जिला आपको तमिलनाडु मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, कराईकल और पांडिचेरी। और एक जिला आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उसको बोलते हैं यानाम, याद रहेगा।
4 जिले हैं 3 राज्यों में। तो इसमें चार राज्यों से पानी आते हैं, 4 जगहों से। केरल से आता है, कर्नाटक से आता है, तमिलनाडु से आता है, पांडिचेरी से आता है। ठीक है। दूसरी बात, इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, याद रखना इसको, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उसको भी हम जान लें। हालांकि सहायक नदियों से क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछते, पेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप आगे पीसीएस की भी तैयारी करना, पीसीएस का फॉर्म डालते हो, तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो सहायक नदियां हैं, कबानी है, हेमवती है, हिमांगी है, अर्कवती है। कबानी, हेमवती, हिमांगी, अर्कवती। अब दूसरी बात, ये जो इधर से ऐसे बह रही है, तो ये केरल से कबानी नदी इसमें जाकर मिलती है। ठीक है। कावेरी में जो नदी कबानी नदी है वो केरल से निकल कर मिलती है। बाकी ये सब तो इधर तमिलनाडु और पांडिचेरी के आसपास की हैं, तो याद रखना, इसको याद रह जाएगा। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। एक नदी यहाँ पर है, देखो ये अभी हम बता दूंगा कौन सी नदी उल्टा बहती, जो इधर बहती है उसको उल्टा बोलते हैं। मतलब अक्सर कुछ सारी नदियां इधर बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि भारत का जो डिजाइन है ना, वो ऐसे है। इधर ढाल है, इधर जब ढाल है तो यहाँ जो भी नदियां निकलेंगी इधर ही जाएंगी। लेकिन अगर कोई इधर उल्टा बह जाए, कोई ढाल के विपरीत बह जाए, तो उसे उल्टा बहना कहते हैं। ठीक है। तो कुछ नदियां उल्टा बहती हैं, लास्ट में गिनवाएंगे। पहले देख लो, एक तो पेरियार उल्टा बह रही थी, दूसरा ये शरावती, देखो शरावती भी कर्नाटक से ही निकलती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये भी उल्टा बहती है। और इस पर पश्चिमी घाट से, आप कल पर्वत बताए थे ना, उसमें देखो पश्चिमी घाट बताए थे, तो ये पश्चिमी घाट से निकलता है। और इस पे जलप्रपात है, जब जल ऊपर से गिरता है ना, उसे बोलते हैं जलप्रपात। तो यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है जोग या गरसोपा जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है जोग या गरसोपा जलप्रपात। इसका एक नाम और भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसलिए याद रखना, जोग या गरसोपा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। और ये जो शरावती नदी है, इसका एक नाम और भी है, उसको भी जानते रहेगा। इसका एक नाम है कालिंदी नदी। क्या सब चीजें याद रहेगा ना? नहीं भी याद रहे, आप एक दो बार देख लीजिएगा। मैं रेड पेन में लिख रहा था, लेकिन शायद रेड पेन अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर स्पष्ट ना दिखे तभी मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आपके काम में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, अगली नदी देखते हैं। यहाँ देखो, एक नदी है पेन्नार नदी। ये देखो, ये गई है, ये यहाँ पेन्नार नदी, ये बंगलौर के निकट कोलार की पहाड़ियों से निकली है। आप जानते हो कर्नाटक में बंगलौर है ना, तो मंगलौर यहाँ किनारे है। मंगलौर और मंगलौर तटीय क्षेत्र में है, इधर किनारे है, बंगलौर अंदर है, राजधानी है, जानते हो। तो बंगलौर के पास एक पहाड़ी है, उसका नाम है कोलार पहाड़ी। आप जानते हो कर्नाटक कोलार से सोना निकाला जाता है, कोलार से सोना निकाला जाता है, इतना जानते हो ना। और सबसे ज्यादा सोना भारत में कर्नाटक से ही निकलता है, ये भी जानते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर बंगलौर के पास कोलार की पहाड़ियों से निकली है कौन? पेन्नार नदी, याद रहेगा। देखो किधर से गई ये मायने नहीं रखता, अक्सर यही पूछता है कि वो किस राज्य से निकली है या फिर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए बस। और 4-5 नदियां हैं जिनसे पूछा जाता है, हालांकि मैं बहुत सारी नदियां बता दे रहा हूँ, आपको बहुत पेपरों में काम दे देगा, लेकिन 4-5 नदियां ही पूछी जाती हैं। अगला देखो, एक नदी और है यहाँ पर, इस नदी का नाम है, इस नदी को देख लो, ये जो ये ऐसे जाके यहाँ गिर रही है, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी निकली है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ये ऊपर से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली है। और आकर ये कहाँ डेल्टा बनाती है जानते हैं? ये विजयवाड़ा के पास, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मिलेगा आपको, तो विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ये जहाँ पर नदियाँ अपना मुहाना बनाकर समुद्र में गिर जाती है ना, वहाँ पर देखो डेल्टा क्या होता है, ढेर सारा बालू कचड़ा इधर से भर इधर लेकर जाती है, तो यहीं पर इकट्ठा सब गिरा देती है, तो वहीं बालू फैला रहता है, तो उसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। तो त्रिभुज के आकार का बन जाता है, लगभग ऐसे बन जाता है, इसलिए डेल्टा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर है, और डेल्टा कहाँ बनाती है? विजयवाड़ा के पास, याद रहेगा। और ये कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। 4 राज्यों से गुजरती है, मतलब 4 राज्यों से गुजरती है, वहां से 4 राज्यों से पानी प्राप्त करती है। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पहले 3 राज्य था, लेकिन तेलंगाना बन गया, 4 राज्य बन गया। ठीक है, याद रहेगा। तो 4 राज्यों से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, उसका नाम है तुंगा और भद्रा, मिलकर बनाई तुंगभद्रा। 2 नामों ने मिलकर एक नाम बनाया, तुंगभद्रा। ठीक है। जैसे कुछ लोग जब बच्चे होते हैं उनके ना, तो देखते हैं कि मेरी बीवी का क्या नाम है, मेरा नाम क्या है, बीवी का नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, जोड़ के एक नाम बना देते हैं, बच्चे का नाम बन जाता है। ठीक है। बहुत आज के ज़माने में सर ये मतलब ये आम है, सब लोग कर लेते हैं। तो चलो इधर देखते हैं, छोड़ो जाने दो। तो ये तुंगा, ये देखो, ये तुंगा एक भद्रा है, मतलब तुंग और भद्रा मिलके बना है क्या? तुंगभद्रा। आकर मिली किससे?
कृष्णा से, कृष्णा की मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है तुंगभद्रा, और इसके अलावा और भी सहायक हैं घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है मूसी। मूसी, मौसी नहीं, मौसी नहीं, मूसी नदी। मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा के। और इसी के तट पर आप जानते होंगे मूसी नदी के किनारे क्या है? क्या है? चलिए कमेंट में बताइएगा मूसी नदी के किनारे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना तो पता होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, अगर ना भी बताइएगा तब भी पता कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर में आता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है। नहीं तो नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो नीचे आंसर लिख दीजिएगा नीचे वीडियो के नीचे कि सर नहीं पता है, आसान करिए बता दीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इधर देखिए, तो याद रहेगा इतना, ठीक, याद रखना इसको, अगर ना आए तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इधर देखो, अगली नदी दिख रहे हैं, अगली नदी का नाम है गोदावरी नदी, यहाँ लिखा है देखो गोदावरी। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आंसर होना चाहिए गोदावरी। ठीक है, यहाँ लिखे हैं, देख लो, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात, इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? एक तो जैसे भारत में सबसे लंबी नदियों, अगर भारत में सबसे लंबी नदियों गिनेंगे भारत की तो गंगा आती है, लेकिन दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये गोदावरी आती है। दूसरी बात, बूढ़ी गंगा क्यों? जैसे तो गंगा बहुत तेज चलती है, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है और ऊंचाई से जब नदियाँ गिरती हैं बहुत तेज सा निकल जाती हैं। लेकिन अगर नदियाँ समतल मैदान में चल रही हो तो आराम से जैसे बुढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं ना वैसे। तो ये इधर का पूरा अपना क्षेत्र काट चुकी है, अब ज्यादा गड्ढा नहीं बना पाती, तो जब ज्यादा गड्ढा नहीं पाएगी तो आराम से रेंगते रेंगते जाएगी। उम्र हो चुकी है, बहुत पुरानी नदी है। ये लोग नए, हिमालय नया पर्वत है, बताया था पिछले वीडियो में ना, हिमालय नया पर्वत है, तो नए पर्वत से जो नदियाँ निकली नई नई निकली हैं तो एकदम तेजी से भी नौजवान एकदम तोड़ते फोड़ते फाड़ते हुए निकल जाती हैं। लेकिन ये लोग बहुत पुराने हैं, हिमालय से काफी पुराना क्षेत्र है, ये बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ जो नदियाँ भी बहुत पुरानी बुढ़ी हो गई हैं, क्या करें। ठीक है, तो याद रखना, कभी पूछा जाए इन नदियों में कौन पुरानी है तो ये पुरानी ही है, गंगा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्या बताएं, इसकी लंबाई देख लो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है 1465 किलोमीटर। लंबाई किसी नदी का नहीं पूछा जाता, याद रखना 1465 किलोमीटर। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और जान लें तो ये निकली कहाँ से है गोदावरी? नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। आप महाराष्ट्र जाओगे कभी तो नासिक रास्ते में मिलता है, नासिक जिला है तो वहाँ एक पहाड़ी है त्रयंबक पहाड़ी, नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकली है। और डेल्टा कहाँ बनाती है? देखो ये भी डेल्टा बना रही है, देख रहे हो, ये डेल्टा बना रही है। तो काट छाट के लाके यही रास्ते में फैला देती है, जहाँ फैलाती है वही बोलते हैं वही डेल्टा बन रहा है। ये कहाँ बना रही थी? ये बना रही थी विजयवाड़ा के पास। कौन? कृष्णा। ढेर सारा काट छाट के लाई, यहीं गिरा दी। नदियाँ ऊंचाई से जब आती है तेजी से काट के लाती हैं, अभी बताया ना, ढलाना ऐसे काट के लाई जाएंगी, इधर थोड़ा गिराएंगी, समझ में आ रहा है ना, ऊंचाई से काट कर लाती हैं, मैदानों में गिराती रहती हैं नदियाँ। तो यही कारण है कि इधर से काट के लाई हैं तो यहाँ सब गिरा देंगी, उसके बाद पानी में खुद इधर बंगाल खाड़ी में गिर जाएंगी। इधर पूरा बंगाल खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर की नदियाँ जितनी गिरेंगी बंगाल खाड़ी में गिरेंगी, तो यही सब गिरा देती हैं। तो ये ढेर सारा काट छाट गिराई कहाँ? विजयवाड़ा के पास। और ये कहाँ गिराई है? ये गिराई है राजमुंदरी के पास। राजमुंदरी में जानते हैं क्या है? नहीं जानते? खोज के बताइएगा राजमुंदरी में क्या है। और क्या हुआ है, ये जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है ना आपस में मिल गया, मतलब इसकी मिट्टी आपस में मिल गई, ढेर सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। और पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या बनता है? झील। तो किन दो नदियों का डेल्टा मिला है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा मिलने से एक झील का निर्माण हुआ है, उस झील का नाम है कोलेरू झील। ये क्वेश्चन पेपर पीसीएस में आ चुका है, समीक्षा अधिकारी में। एसएससी में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में एक झील बन गई है, वो झील कैसी है? कोलेरू झील। याद रह जाएगा ना, याद रखना इसको। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, बड़ी नदी है सहायक तो होंगी, छोटी छोटी नदियाँ हैं मिलकर बड़ा बनाती हैं सबको ना। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ में प्रवरा है, पूर्णा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। प्रवरा, पूर्णा, देखो यहाँ बनाए हैं, एक मंजीरा भी है, देख लो मंजीरा इधर से आके मिले। उसके बाद ये देखो, ये प्रवरा, ये पूर्णा, ये पेनगंगा, ये वेनगंगा, और इधर से इंद्रावती आई है। तो इंद्रावती भी आकर इससे मिली है। इंद्रावती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंद्रावती इधर से वापस आती है, देखो ऐसे वापस आती है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से होते हुए आकर इसमें मिलती है। और इंद्रावती नदी के किनारे ही छत्तीसगढ़ में इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं सब वही लिखा हूँ, जो लिखा हूँ वही पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी कुछ बता दे रहा हूँ। आप एक दो बार देख लोगे, पेट में यहाँ से गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, मेरी गारंटी है। इधर देखो, तो यहाँ पर डेल्टा बनाई, दो डेल्टा बना, एक राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, पता करिएगा वही है, और एक क्या है
हाँ, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप पता नहीं खोजोगे नहीं। ये जो मैंने मूसी वाला पूछा था, कहाँ गया मूसी? ये हैदराबाद है इसके किनारे, ठीक है। जानते रहो, सोचोगे बता नहीं रहे, पूछ ही रहे हो ना, गुस्सा आ जाओगे आप तो, मैं क्या करूँगा। तो ये हो गया। तो इसकी सहायक नदी है प्रवणा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। और दूसरी बात कि राजमुंद्री के सामने ये डेल्टा बनाती है और विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है, और दोनों का डेल्टा मिलकर बना दिया कोलेरू झील। झील क्यों बना? पानी इकट्ठा हो गया, दोनों डेल्टा मिल रहे, दोनों काट काट के लाए, यहाँ गंदगी इकट्ठा की, पूरा दोनों मिल गया और यहाँ पर झील बन गया। दूसरी बात, जहाँ नदियाँ काट काट के गिराती है ना, वहाँ बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र में खेती बड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है। यहाँ बालू वाली मिट्टी होगी, खेती भी अच्छी होगी, तो धान खेती खूब होती है, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो महानदी। महानदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, कहते थे, अब नहीं कहते। दरअसल अगर किसी नदी की वजह से कहीं पर लोग मर रहे हो ना, तो वो वहाँ पर डर उत्पन्न कर देता है, सारों का डर उत्पन्न कर देता है। जब डर उत्पन्न कर देता है, शोक स्थिति आ जाती है कि वहाँ से बाढ़ बहुत आती थी, महानदी से उड़ीसा में बहुत बाढ़ आती थी, इसलिए लोग उससे डरते थे, इसलिए इसे उड़ीसा का क्या बोलते थे? शोक बोलते थे कि भाई तुम आओगी तो ले जाओगी हमको, ठीक है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। दूसरी बात, महानदी के बारे में बात करें तो ये मैकाल के पास, कल पठार जब पर्वत बताए थे, अगर कल वाला वीडियो देखोगे ना तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, पर्वत वाला देख लोगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बताया था एक पठार है, मैकाल का पठार, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, और उसी में एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से नर्मदा निकली थी, नर्मदा भी बताएंगे। तो अमरकंटक के पहाड़ी के पास में एक पहाड़ी और है सिहावा की पहाड़ी, सिहावा की पहाड़ी, यहाँ लिखे देखो, सिहावा की पहाड़ी, यहीं से निकली है ये महानदी, कई छोटे छोटे रूपों में टूट के आगे निकली है। और कहाँ डेल्टा बनाएगी? कटक के पास। इसका डेल्टा कहाँ बनता है? कटक के पास। कटक कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है कटक। और इसी के बगल में दाहिने तरफ चिल्का झील है, उड़ीसा की एक झील है ना, चिल्का झील, सबसे लंबी झीलों में गिनी जाती है, खारे पानी की झील है चिल्का झील, लैगून झील है। तो कहाँ है? कटक, कटक के पास ही तो डेल्टा बनाती है। और इसी के दाहिने तरफ थोड़ा दूर आएंगे तो मिलेगा आपको चिल्का झील, याद रहेगा। तो कौन सी नदी है? महानदी, याद रहेगा। और अमरकंटक के पास जो सिहावा पहाड़ी वहीं से निकलती है, कटक के पास डेल्टा बनाती है। और ध्यान से समझिएगा, महानदी छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा आती है, तो छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र में बहती है ना, तो वहाँ ढेर सारे बालू कण इकट्ठा हुए हैं, और वहाँ पर छोटे से क्षेत्र में ढेर सारा धान की खेती होती है, बहुत ज़्यादा धान उपजाऊ, मतलब धान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। कटोरा जानते हो ना कटोरा। मेहनत करके अच्छे से पढ़िएगा। बहुत लोग देखते हो ना, समय के साथ जो नहीं चेतता, समय पे जो अपने को नहीं सुधारता, समय की जो इज्जत नहीं करता, समय को ऐसे फालतू में बर्बाद करता है, समय भी उसको बर्बाद कर देता है। इतना ध्यान रखिएगा, समाज में कहीं भी रहिएगा, हर जगह अपना बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, जितना भी करिएगा अपना जितना आपके अंदर ताकत हो उतनी लगाकर अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। हाँ, मिले या ना मिले वो चीज़ अलग मैटर है, लेकिन अपना बेस्ट हमेशा देना चाहिए। लिख रहे हो तो अपना बेस्ट लिखो, कि उससे सुंदर आप और लिख सकते हो, लेकिन उससे गंदा नहीं लिखोगे। पढ़ रहे हो तो अपना बेस्ट पढ़ो, कि इससे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ, इससे कम नहीं समझूंगा, ठीक है। जहाँ भी कुछ भी करो अपना बेस्ट देना चाहिए, कभी भी अपना गंदा परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए। तो हम महानदी देख रहे थे, तो महानदी में हमने ये बताया था कि ये कहाँ कहाँ से बहती है और कहाँ डेल्टा बनाती है। इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ बहुत बाढ़ आती थी, इसलिए शोक कहते हैं, ठीक है। और ये भी बताया था दामोदर को, अच्छा अभी दामोदर को नहीं बताया, उड़ीसा का शोक कहते हैं। और ये कटक के पास डेल्टा बनाती है, और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। और दूसरी बात, ये महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से होकर आती है। छत्तीसगढ़ के पठारों वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जहाँ पठार है, अगर वहाँ धान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसे धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र जिधर से महानदी प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र में धान की खेती खूब होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है, याद रहेगा। महानदी के क्षेत्र को ही बोलते हैं। और महानदी जहाँ डेल्टा बनाती है कटक के पास, उसे क्या, वहाँ क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। और कटक के थोड़ी दूर पे जाएंगे, महानदी जिधर से जाती है बंगाल खाड़ी में गिरती है, उससे थोड़ी दूर पे आप दाहिने हाथ बढ़ोगे तो आपको चिल्का झील मिलेगी। चिल्का झील उड़ीसा की भारत की सबसे लंबी झीलों में गिनी जाती है, खारी पानी की झील है, सुने होगे आप। तो चिल्का झील यहीं पर है। तो ये महानदी के बारे में हमने आपको ढेर सारी जानकारी दे दी थी। अब इधर देखो, ये 4 नदियां हैं, इनके बारे में देखिए, सब छोटा नागपुर के पठार के आसपास से निकलती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक तो है ब्राह्मणी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ब्राह्मणी, आकर गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद दूसरा, ये एक वैतरणी है, केवल उड़ीसा में बहती है, ये भी आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और एक तीसरा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये भी आकर गिरती है कहाँ? बंगाल खाड़ी में। इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी।
ये स्वर्णरेखा नदी है झारखंड के पठार से, मतलब छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके बालू सोने जैसा चमकते रहते हैं, इतना ज़्यादा चमकते हैं ना, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा, बालू पानी पड़ेगा तो खूब चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। दूसरी बात, ये बंगाल इस क्षेत्र की एकदम दूषित नदी है, बहुत दूषित नदी है, तो ये दूषित नदियों में इसको गिना जाता है। और इसके बालू सोने के जैसे चमकते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा कहते हैं, इतना याद रखिएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये जो दो नदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक तो ये सीधा आई है, देखो इधर जो सीधा आई है, इस नदी का नाम है हुगली नदी। आप जानते हो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता बंदरगाह है, जो कि वैसे बंदरगाह सभी तट पे होते हैं, लेकिन एक बंदरगाह तट के अंदर है, तो उसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो बड़ा बंदरगाह है, वो तट के अंदर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर बंदरगाह जहाँ से जहाज सामान लाद कर ले आए वही बंदरगाह होता है। तो अक्सर तट के किनारे रहे तो आराम से लाद सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, पानी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो जहाज डूब जाएगा, मतलब जहाज जाएगा ही नहीं। तो ये अंदर की नदी है और इसमें अंदर बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह। तो पानी कभी कभी कम हो जाता था, बड़े जहाज अंदर नहीं जा पाते थे। तो ये हुआ कि कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि हुगली नदी में पानी कम ना हो। तो आपको पता होगा यहाँ से गंगा नदी गई है, अभी गंगा नदी बताया नहीं है, गंगा नदी गई है। तो गंगा नदी पे यहाँ एक बांध बनाया गया, बांध का नाम था फरक्का बांध, फरक्का बैराज। फरक्का बांध बनाकर पानी रोका गया और ढेर सारा पानी हुगली में छोड़ दिया गया। हुगली में छोड़ देंगे तो हुगली में पानी कभी कम नहीं होगा और आराम से जहाज अंदर आ सकते हैं। तो ये फरक्का बांध यहाँ पर बना है और इसमें पानी किस में आता है, हुगली नदी में आता है। दूसरा है एक यहाँ पर ही पठार से ही निकला है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी आकर मिल जाती है किससे, हुगली नदी में। तो हुगली की सहायक है दामोदर नदी, ये आप जानते रहिएगा। और दूसरी बात, दामोदर नदी की वजह से बंगाल में बहुत बाढ़ आता था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, इसलिए हुगली को दामोदर नदी की वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, जिससे बंगाल में बहुत नुकसान होता था। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। उड़ीसा का शोक महानदी कहते हैं, बिहार का शोक आगे पढ़ोगे आप कोसी नदी को कहते हैं, याद रहेगा। यहाँ किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। दामोदर किसकी सहायक है, हुगली की सहायक है। बाकी ये सब चीज़ें बता दिए, याद रहेगा। इधर देख लेते हैं, 2-3 नदियाँ रह गई है। एक तो ये ताप्ती रह गई है। ताप्ती यहाँ से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ये देखो आप, ताप्ती नदी ये आई है यहाँ, खंभात खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और सतपुड़ा, इसके ऊपर एक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के नीचे से ये जाती है, गड्ढा बना है, भ्रंश बना है, पर्वतों के नीचे भ्रंश होता है, तो भ्रंश से आई है और खंभात खाड़ी में गिर जाती है। इसी ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, जानते रहेगा। और जानते हो कि बनारस से या फिर प्रयागराज से बहुत सारे लोग सूरत जाते हैं काम करने। और ये भी जानते हो बनारस या प्रयागराज या इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, और बनारस, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। और ये किस नदी किनारे है, सूरत नदी, ताप्ती नदी किनारे है। तो अगर कोई बनारस से यहाँ आएगा तो गंगा नदी से, इसका मतलब ताप्ती नदी किनारे आ रहा है, तो गाड़ी कौन पकड़ के आएगा, गंगा ताप्ती। तो यहाँ से जो गाड़ी चलती है उसका नाम है गंगा ताप्ती, याद रखिएगा। तो ये है। दूसरी बात, ये एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। इधर दूसरी सबसे बड़ी एस्चुअरी बनाती है। आपको हम बताए थे भारत का जो ढलान है वो बंगाल खाड़ी की तरफ है। भारत ऐसे है, मतलब ये वाला पार्ट उठा हुआ है और ये वाला पार्ट ढलान है, इसलिए इसकी ढेर सारी नदियाँ इधर गिरती हैं। लेकिन अगर कोई नदी उल्टा बहे, तो अगर ऐसे आके गिर रही है तो इसका मतलब ये बोल जाएगा उल्टा बह रही है। तो बहुत सारी नदियाँ उल्टा बहती थी, एक तो ये ताप्ती भी उल्टा बह रही है। तो जब नदियाँ इधर समतल में जाती हैं तो आराम से ढेर सारी मिट्टी गिरा ले जाती हैं, यहाँ रास्ते में फैला देती हैं, डेल्टा बन जाता है। लेकिन जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं ऐसे, तो एक धारा के रूप में गिरती हैं और ढेर सारी मिट्टी जो गिरती है उसे लहरें ले जाती हैं, वापस फैलाती हैं। तो ऐसे में जो बनता है उसे बोलते हैं एस्चुअरी। नहीं तो अगर आराम से फैला कर बनाती है नदियाँ तो उसे क्या बनते हैं, डेल्टा। ठीक है, समझ में। तो इधर जितना भी नदियाँ गिरेंगी सब क्या बनाएंगी, एस्चुअरी बनाएंगी। तो इधर ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुअरी कौन बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, और ये किधर है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, सूरत इसी नदी के किनारे है, इतना याद रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, इसी के ऊपर ये बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये भी आगे खंभात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भी खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। कहाँ से निकली नर्मदा, नर्मदा निकली है अमरकंटक। आपको पर्वतों में बताए थे कि यहाँ एक पर्वत है मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक से ही निकली है ये नर्मदा नदी। ठीक है, और आके कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और ये भारत की सबसे बड़ी एस्चुअरी बनाती है ये। और दूसरी सबसे बड़ी कौन बनाती है, ताप्ती बनाती है, याद रहेगा। तो आगे कहाँ गिरती है, यहाँ पर। और ये देखो, ये सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पर्वत है ये, और इसके ऊपर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो इसका मतलब नर्मदा किन दो पर्वतों के बीच से बहती है,
तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, विंध्याचल के दक्षिण में है। मतलब कि अगर ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है तो इनके बीच से नर्मदा बहती है। तो नर्मदा के उत्तर में कौन है? नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में है सतपुड़ा। तो दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उल्टा बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है, कहाँ गया, ये 1312 किलोमीटर। ठीक है, और गोदावरी की कितनी थी? गोदावरी की थी 1465 किलोमीटर, यहाँ दिए थे। तो ये 1312 किलोमीटर है और पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। देखो पश्चिम में प्रवाहित हो रही है, एक तो ये प्रवाहित हो रही है, एक ये प्रवाहित हो रही है, और एक यहाँ शरावती प्रवाहित हो रही थी, एक यहाँ पेरियार प्रवाहित हो रही थी। याद रहेगा ना। और दूसरी बात, नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। दरअसल नर्मदा में ढेर सारा पानी है और बहती कहाँ से? मध्य प्रदेश से आती है। तो आप जानते हो मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा है, जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है। अब नर्मदा में पानी भी बहुत ज़्यादा है और सब ज़्यादा है, सब ऐसे आ रहे हैं। अगर रास्ता में आप पानी रोक दोगे तो क्या होगा? वहाँ जो जनजातियाँ हैं, और जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई पानी रोक दे तो यहाँ पानी भरने लगेगा, मैं तो डूब जाऊँगा ना। तो मैं तो बोलूँगा ना भाई यहाँ मत करो। तो मुझ में ज्ञान है, मैं बोल पाऊँगा। लेकिन जनजातियाँ इतनी समझदार नहीं होती हैं, उनको आम जीवन से मतलब ही नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती वोटिंग कैसे होती। बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते। अब जनजातियाँ क्या करेंगे? जनजातियों को जानकारी नहीं है। आप पानी रोक दोगे कहाँ जाएंगी? कोई समाज में अपने यहाँ रहने देता है जनजाति? कोई जनजाति कोई रहने भी तो नहीं देता। तो ऐसे में एक थी मेधा पाटेकर, उन्होंने कहा कि ये नर्मदा, जो आप नर्मदा में जगह जगह बांध बना रहे हो जिससे जनजातियों का घर डूब जा रहा है, पहले उनके लिए व्यवस्था कर दो, उसके बाद आप नर्मदा पे बांध बनाओ। तो इसको क्या बोला गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने। याद रहेगा, ये जो फालतू में बांध बना रहे थे ना, उन्होंने कहा पहले जो जनजातियाँ डूब रही हैं उनके बारे में व्यवस्था कर दो, फिर बांध बनाओ। तो नर्मदा याद रहेगा। इसके ऊपर से एक नदी और है, यहाँ पर दिख रहे हो, ये ऐसे आई है, ऐसे, ये भी खंबात खाड़ी में गिरती है, दिख रहा है। और ऐसे करके देखा गई, आप जानते हो ऐसे पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये जो माही नदी है, दिख रहे हो ना, ये ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे खंबात खाड़ी में गिर रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ मिटा के तो दिखेगा, ये ऊपर से यहाँ से एक नदी आई है ऐसे, और एक नदी ये ऐसे उठ के ऐसे आई है। तो ये जो ऐसे उठ के आई है ना, इसी को बोलते हैं माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कहाँ गिरती है? खंबात खाड़ी में। याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वैसे एक नदी है विषुवत नदी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है उसका नाम है कांगो या जायरे नदी। ठीक है, ऐसे ही एक रेखा है मकर रेखा। 3 रेखाएं होती है ना, कर्क मकर भूमध्य। तो भूमध्य रेखा कौन काटती है? कांगो या जायरे। कर्क रेखा कौन काटती है? माही। और मकर रेखा कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। माही तो याद रहेगा ना, महेंद्र सिंह धोनी का नाम माही था, लड़कियों का नाम माही होता है, माही। तो याद रखना, इसको याद रहेगा, ये भूलना मत इसको। और कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। अच्छा, आपको पता होगा 1-1.5 साल पहले की बात है, एक काले रंग का मुर्गा था जिसे कड़कनाथ कहा गया था, उसे जीआई टैग दिया गया था ना। मध्य प्रदेश का ही था, एकदम काला प्रोटीन वाला कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा था। आपको ये बताना है तो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है मुर्गा? खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, ठीक है, जो लोग खाते हुए जानते हैं। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश किस जिले से है, इतना तो बता ही सकते हो। ठीक, एक नदी और रह गई, साबरमती। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया काम। कौन थे? महात्मा गांधी। उन्हीं पे गाने में लिखा गया है। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, आप जानते हो। तो साबरमती जो है, अरावली पर्वत, आप देखोगे पिछले वीडियो में बताए थे, अरावली पर्वत ऐसे गया है कहाँ तक? दिल्ली तक। और इसी दिल्ली में एक रायसीना पहाड़ी थी, उसे काट कर हमने बनाया राष्ट्रपति भवन, तो जिसमें 340 कमरे हैं। तो ये जो राष्ट्रपति भवन को हमने काट के बनाया है, अरावली का ही हिस्सा है। और अरावली पर्वत जहाँ शुरू है उसके दक्षिण से एक नदी निकली, उस नदी का नाम है साबरमती नदी। ठीक है, वो भी अभी कहाँ गिरेगी? खंबात खाड़ी में, सब इसी में गिर रही है। अभी ये कच्छ की खाड़ी पड़ी हुई है तो इसको बाद में देखेंगे। तो ये साबर नदी इसमें आते गिरती है, अरावली दक्षिण से निकलती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और ये गुजरात की सबसे दूषित नदियों में गिनी जाती है, बहुत गंदी है। गंदी मतलब, गंदी है का मतलब बहुत इसमें गंदगी है। नदियाँ क्या गंदी होंगी? हम गंदगी कर देते हैं। दूसरी बात, हम मतलब समाज वाले। और एक और तो बताए थे, ये जो स्वर्ण रेखा, ये भी बहुत गंदगी भरी नदी है, बहुत गंदगी निकलता है। छोटा नागपुर पठार से जितनी गंदगी निकलती है ना, सब उसे डाल देते हैं। इधर आ जाओगे तो आपको गंगा यमुना मिलेगी, वो भी, यमुना तो दिल्ली में एकदम प्रदूषित हो गई है, वो भी बहुत गंदगी से भरी पड़ी है, गंगा भी। ठीक है, तो ये इधर की हमने नदियाँ करवा दी। तो दक्षिण भारत की हमने नदियाँ करवा दी हैं। अब रह गई है उत्तर भारत की नदियाँ।
दूसरी वीडियो में उसको कवर करवा देंगे। अगर ये दोनों तैयार रहा तो आपको पीसीएस में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। इनको 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, आपके काम आने वाले हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा ये भी तो बता दिया करो, कुछ तो पसंद आता होगा, जो पसंद आए वो भी बताया करो, ठीक है। ठीक, तो उसको भी अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, लेकिन पहले इसको अपलोड कर दें। आप लोग देखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।